नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। भारत में 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 मामले सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1038 लोगों की मौत हुई है। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 93,528 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में कोरोना के अब तक 1,40,74,564 मामले सामने आए हैं। भारत में अब तक कोरोना के 1,24,29,564 मरीज ठीक हुए हैं। भारत में अब तक कोरोना के 14,71,877 एक्टिव केस हैं। भारत में कोरोना से अब तक 1,73,123 लोगों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े हम बता रहे हैं भारत में किस तरह से ये रिकॉर्ड केस सामने आए हैं, जहां 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आए हैं, नए पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1,038 लोगों की जान भी गई है। इधर 24 घंटे में कोरोना के 73,528 मरीज ठीक हुए। तो वहीं अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना के अब तक 1,40,74,564 मामले सामने आए और कोरोना के 1,24,29,564 मरीज अब तक भारत में ठीक हो चुके हैं। भारत में अब तक कोरोना के 14,71,877 एक्टिव केस हैं। वहीं अब तक 1,73,123 लोगों की देश में मौत हो चुकी है कोरोना की वजह से। दुनिया में भारत की बढ़ती धाक, गरीब देशों में लोकप्रिय और चतुर निवेशकों के रूप में जमाई है धाक भारत ने, जबकि पड़ोसी चीन और पाक आज भी कारगुजारियों से संदेह के घेरे में है। विकासशील देशों में बतौर निवेशक पहली पसंद भारत बना हुआ है। यहां भारतीय निवेशकों ने जमा ली अपनी गहरी जड़ें। अफ्रीकी देश जाम्बिया की राजधानी लुसाका में फ्लाईओवर पर लहराता तिरंगा ये कहानी बता रहा है। भारतीय कंपनियों के वाहन और मोबाइल नेटवर्क भी अफ्रीकी देशों में पसंद किए जा रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे समेत कई क्षेत्रों में यहां भारतीय निवेशकों पर भरोसा जताया गया है, जबकि चीन को ये देश हमेशा देखते हैं संदेह की नजर से। भारत के विदेशी निवेश के आंकड़े भी पहुंच चुका है 3.45 लाख करोड़ रुपए तक। साल भर में ही भारत ने हासिल किए हैं 4,590 विदेशी प्रोडक्ट और धाक भारत ने दूसरे देशों में भी जमाई है। चाहे विकासशील देशों की भी बात अगर हम कर लें, इधर गरीब देशों में लोकप्रिय और चतुर निवेशक के रूप में अपनी धाक भारत ने जमा ली है, जबकि पड़ोसी चीन और पाकिस्तान की बात करें तो आज भी कारगुजारियों से संदेह के घेरे में ये दोनों देश हैं। विकासशील देशों में बतौर निवेशक पहली पसंद भारत बना हुआ है। यहाँ भारतीय निवेशकों ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली है। अफ्रीकी देश जाम्बिया की बात करें तो यहाँ की राजधानी लुसाका में फ्लाईओवर पर लहराता तिरंगा अपनी कहानी खुद बता रहा है। भारतीय कंपनियों के वाहन और मोबाइल नेटवर्क भी अफ्रीकी देशों में पसंद किए जाते हैं। इधर इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे समेत कई क्षेत्रों में यहाँ भारतीय निवेशकों पर भरोसा जताया है, जबकि चीन को ये देश हमेशा देखते हैं संदेह की नजर से। भारत के विदेशी निवेश का आंकड़ा अब 3.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है और साल भर में ही भारत ने हासिल किए हैं 4,590 विदेशी प्रोजेक्ट। प्रद्युमन सिंह ने संभाला है पदभार। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं प्रद्युमन सिंह। राज्य वित्त आयोग कार्यालय में उन्होंने पदभार संभाला है। पिछली गहलोत सरकार में वित्त मंत्री रह चुके हैं प्रद्युमन सिंह। धौलपुर के राजाखेड़ा से कई बार विधायक भी रह चुके हैं प्रद्युमन सिंह, जिन्होंने कार्यभार संभाल लिया है। प्रद्युमन सिंह ने संभाला है पदभार। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष के तौर पर प्रद्युमन सिंह ने पदभार संभाल लिया है। राज्य वित्त आयोग कार्यालय में उन्होंने पदभार संभाला। पिछली गहलोत सरकार में वित्त मंत्री भी प्रद्युमन सिंह रह चुके थे। धौलपुर के राजाखेड़ा से कई बार विधायक भी रह चुके हैं प्रद्युमन सिंह। वैक्सीन लगवाने के लिए दुनिया में लुभावने ऑफर्स। वैज्ञानिक मास्क, 2 गज की दूरी के साथ ही वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। भारत समेत कई देशों में इसके लिए ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली निगम वैक्सीन लगवाने पर ये टैक्स में 5% की अतिरिक्त छूट भी दे रहा है, जबकि रूस में फ्री आइसक्रीम, इजराइल में कोकेन, पिज्जा यहां पर ऑफर किए जा रहे हैं। अमेरिका में फ्री वीडियो गेम, किराने में छूट के साथ कई वस्तुएं यहां पर फ्री में दी जा रही हैं। अमेरिका में कर्मचारियों को बोनस और 2 दिन की भी छुट्टी दी जा रही है। दुबई के 3 बड़े रेस्तरां वैक्सीन लगवाने पर दे रहे हैं 90% की छूट। सबसे ज्यादा ऑफर दिए जा रहे हैं अमेरिका में कि लोग वैक्सीन लगवा और उसके साथ ही कई चीजें फ्री, कई ऑफर दिए जा रहे हैं यहाँ पर, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवा सके। वैक्सीन लगवाने के लिए दुनिया में लुभावने ऑफर्स दिए जा रहे हैं और कई देश इसमें शामिल हैं। वैज्ञानिक मास्क, 2 गज की दूरी के साथ ही वैक्सीन लगवाने पर जोर दे रहे हैं। भारत समेत कई देशों में इसके लिए ऑफर्स भी दिए जा रहे हैं। दिल्ली निगम वैक्सीन लगवाने पर टैक्स में 5% की अतिरिक्त छूट दे रहा है, जबकि रूस में फ्री आइसक्रीम, इजराइल में कोकेन, पिज्जा यहाँ पर ऑफर किए जा रहे हैं। अमेरिका में भी फ्री वीडियो गेम, किराने में छूट के साथ कई वस्तुएं फ्री दी जा रही हैं।
प्रदेश में बेटी पढ़ाओ की सुखद तस्वीर। उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों के आंकड़े सामने आए हैं। 5 साल पहले कॉलेजों में 3,70,000 लड़कियां यूजी पीजी कर रही थी, लेकिन इस साल यह आंकड़ा बढ़कर पहुंचा है 6,46,000 पर, जबकि लड़कों की संख्या रह गई है 6,13,000 पर। प्रदेश में इस साल ही लड़कियों के लिए खुले हैं 31 नए गर्ल्स कॉलेज और ये आंकड़े यहां पर सामने आ रहे हैं। बेटी पढ़ाओ की सुखद तस्वीर कह सकते हैं। और चलिए, उच्च शिक्षा हासिल करने वाली लड़कियों के आंकड़े में 5 साल पहले कॉलेजों में जहां 3,70,000 लड़कियां ही यूजी पीजी किया करती, तो वहीं इस साल ये आंकड़ा डबल हो चुका है। अब जेईई मेंस पर भी असमंजस है। कोरोना के कारण 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है और अब देश की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई मेन पर संशय के बादल छाए हुए हैं। अप्रैल अटेम्प्ट के आयोजन को लेकर बनी है संशय की स्थिति। इस साल पहली बार जेईई मेंस के 4 सेशन होने जा रहे हैं। 27 से 30 अप्रैल तक होना है एग्जाम, तो यहां पर इस पर भी असमंजस नजर आ रहा है कि क्या ये एग्जाम हो पाएंगे या नहीं। जेईई मेंस पर यह असमंजस है। कोरोना के कारण 10वीं की परीक्षा रद्द हो चुकी है। अब देश की ये सबसे बड़ी इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा है। जेईई मेंस पर भी अब संशय के बादल छाए हुए कि क्या इसे भी रद्द किया जा सकता है, पोस्टपोन किया जा सकता है, क्या इस पर कोई फैसला हो सकता है, क्योंकि अप्रैल अटेम्प्ट के आयोजन को लेकर संशय की स्थिति अभी फिलहाल बनी हुई है। जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, इस साल पहली बार है जब जेईई मेंस के होने जा रहे हैं 4 सेशन। 27 से 30 अप्रैल तक एग्जाम होना है। प्रदेश में उपचुनाव के लिए आज थमेगा प्रचार। उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से थमेगा प्रचार। सहाड़ा, राजसमंद और सुजानगढ़ सीट पर 17 अप्रैल को मतदान होना है। प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। जनसंपर्क के दौरान कोविड दिशा निर्देशों की पालना की अपील भी की जा रही है। राजनीतिक दल या प्रत्याशियों द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया के जरिए चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। घर घर चुनाव प्रचार के दौरान भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही यहां पर जनसंपर्क करेंगे और शाम 6 बजे के बाद ये जनसंपर्क भी शुरू हो जाएगा, जब प्रचार थमने के बाद प्रत्याशी और समर्थक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। उपचुनाव के लिए आज शाम 6 बजे से प्रचार थम जाएगा। सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़ सीट पर 17 अप्रैल को वोटिंग होनी है, लेकिन उससे पहले आज शाम प्रचार थम जाएगा, जिसके बाद घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। लेकिन कोविड दिशा निर्देशों की भी पालना करने की अपील लगातार की जा रही है कि जनसंपर्क के दौरान ज्यादा भीड़ यहां पर ना हो। राजनीतिक दल या प्रत्याशी द्वारा सार्वजनिक सभा आयोजित करने, जुलूस निकालने, सिनेमा, दूरदर्शन, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के जरिए भी चुनाव प्रचार पर पूरी तरह से रोक रहेगी। हालांकि घर घर चुनाव प्रचार जरूर किया जाएगा, लेकिन इस दौरान भी भीड़ से दूर केवल 5 व्यक्ति ही जनसंपर्क कर सकेंगे। दलों का जिताऊ राग, लोकतंत्र के लिए दाग। दागी एमपी एमएलए को रोकने के लिए जनता से सुप्रीम कोर्ट तक प्रयासरत है, लेकिन संसद विधानसभा में दागियों की संख्या कम ही नहीं हो रही है, बल्कि ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी 5 राज्यों में नतीजों के बाद बढ़ जाएगी ये। और अकेले केरल की बात करें तो यहाँ ऐसे लोग समाजसेवी बनकर भी चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ 176, 211 और 248 के मुकदमे भी दर्ज है। ऐसे भी 20 साल से दागियों के चुनाव प्रवेश रोक के लिए प्रयास कर रहा है और इसके बावजूद गत 2 साल में ही संसद विधानसभा में पहुंचने वाले दागी बढ़े हैं 200 तक। 13% दागी बढ़ गए हैं। पिछले 10 साल में ज्यादातर राज्यों में मंत्रिमंडलों पर दागियों का ही कब्जा नजर आता है। मात्र 6% मामलों में ही दागी सांसद विधायकों को यहां पर सजा मिल पाती है और इनकी संख्या में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि दिन ब दिन इजाफा ही होता नजर आ रहा है। और अभी भी 5 विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये तस्वीर कम होने का नाम नहीं लेगी। दागी एमपी एमएलए को रोकने के लिए हालांकि जनता से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रयासरत है, लेकिन संसद और विधानसभा में दागियों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। ऐसे जनप्रतिनिधियों की संख्या में लगातार इजाफा ही हो रहा है, बल्कि कम नहीं हो रहा है। और अभी 5 राज्यों में नतीजों के बाद भी ये संख्या बढ़ जाएगी। अकेले केरल में ही ऐसे लोग हैं जो समाजसेवी बनकर चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ पहले से ही 176, 211, 248 के तहत मुकदमे दर्ज हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 20 साल से दागियों के चुनाव प्रवेश रोक के लिए लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद गत 2 साल में ही संसद विधानसभा में पहुंचने वाले दागी 200 तक बढ़े हैं। 13% दागी बढ़ गए हैं पिछले 10 साल में और ज्यादातर राज्यों में मंत्रिमंडलों पर दागियों का ही कब्जा है। मात्र 6% मामलों में ही दागी सांसद विधायकों को सजा मिल पाती है। क्रिकेट का महाकुंभ आईपीएल 2021, जहां हारी हुई बाजी जीती है विराट की बेंगलुरु ने। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 7 रन से हराया है। शाहबाज अहमद ने 17वें ओवर में 3 विकेट लेकर पलटा है मैच का रुख। वहीं 41 गेंदों में 59 रन बनाने वाले बेंगलुरु के ग्लेन मैक्सवेल यहां पर हीरो रहे। आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के बीच में मुकाबला है। शाम 7:30 बजे मुंबई में यह मुकाबला खेला जाएगा, लेकिन कल जरूर जिस तरह से आईपीएल का मैच रहा है, हारी हुई बाजी विराट की सेना ने जीत ली है बेंगलुरु ने। रोमांचक मुकाबले में हैदराबाद को 7 रन से इन्होंने हराया है। शाहबाज अहमद ने 17वें ओवर में 3 विकेट लेकर इस मैच का रुख ही पलटा है।
41 गेंदों में 59 रन बनाने वाले बेंगलुरु के ग्लेन मैक्सवेल यहां पर हीरो रहे हैं और आज राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली के बीच मुकाबला होगा। शाम 7:30 बजे मुंबई में यह मुकाबला खेला जाएगा। ब्रेक के बाद बढ़ते आगे। स्वेज नहर में जहाज फंसने का मामला है। स्वेज नहर को रोकने वाले जहाज को जब्त किया है मिस्र ने। कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई की गई है। जहाज की मालिकाना कंपनी से मांगा गया है $90 करोड़ का मुआवजा। मुआवजे की रकम अदा करने पर ही जहाज छोड़ने का ऐलान किया गया। लगभग एक सप्ताह तक वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया था इस अटके हुए जहाज ने। तो स्वेज नहर में जहाज फंसने का यह मामला है, जहां स्वेज नहर को रोकने वाले जहाज को जब्त किया है मिस्र ने। कोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। जहाज की मालिकाना कंपनी से $90 करोड़ का मुआवजा मांगा गया है। मुआवजे की रकम अदा करने पर ही जहाज छोड़ने का ऐलान किया गया और लगभग एक सप्ताह तक वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया था इस अटके जहाज ने। कच्चे माल की कमी को वैक्सीन के लिए चुनौती। भारत बायोटेक कर रही वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, लेकिन टीके में इस्तेमाल होने वाले एडजुवेंट की किल्लत है। टीके में प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एडजुवेंट को। अमेरिका से एडजुवेंट की आपूर्ति में मुश्किलें भी आ रही हैं। आपूर्ति में बाधा से कोवैक्सीन का तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही है कंपनी और ये बाधा यहां पर आ रही है। कच्चे माल की कमी को वैक्सीन के लिए यहां पर चुनौती बनी हुई है। इसी वजह से इसका ज्यादा प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है। भारत बायोटेक कर रही है वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश, लेकिन टीके में इस्तेमाल होने वाले एडजुवेंट की किल्लत है। टीके में प्रतिरक्षा क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस एडजुवेंट को। अमेरिका से एडजुवेंट की आपूर्ति में मुश्किलें आ रही हैं और आपूर्ति में बाधा से कोवैक्सीन का तेजी से उत्पादन नहीं कर पा रही है कंपनी। एनडीए से अलग हुई है एक और सहयोगी पार्टी। गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने सत्तारूढ़ भाजपा से नाता तोड़ा है। पिछले 1.5 साल से दोनों पार्टियों में मतभेद चल रहे थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मंत्रियों को हटाने के बाद से ही ये मतभेद थे। कांग्रेस के कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने से ही ये मतभेद भी शुरू हुए थे। गोवा फॉरवर्ड के चीफ विजय सरदेसाई ने इसे लेकर कहा कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रदेश भाजपा राह से भटकी है। सरदेसाई ने अमित शाह को भी पत्र लिखकर प्रदेश नेतृत्व पर आरोप इसे लेकर लगाए हैं और कई आरोप इस दौरान लगाए गए। तो अब एक और पार्टी है जब एनडीए से ये अलग हो चुकी है। एनडीए के साथ ही रही है, सहयोगी रही है, लेकिन अब ये सहयोगी पार्टी अलग हो चुकी है। गोवा फॉरवर्ड पार्टी जिसे सत्तारूढ़ भाजपा से अपना नाता तोड़ा है। पिछले 1.5 साल से दोनों पार्टियों में मतभेद चल रहे थे। गोवा फॉरवर्ड पार्टी के मंत्रियों को हटाने के बाद से ही ये मतभेद थे और 1.5 साल से ये मतभेद जारी थे। कांग्रेस के कई नेताओं के भाजपा में शामिल होने से ये मतभेद शुरू हुए थे। गोवा फॉरवर्ड के चीफ विजय सरदेसाई ने कहा कि मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद प्रदेश भाजपा राह से भटकी है। सरदेसाई ने अमित शाह को भी पत्र लिखकर प्रदेश नेतृत्व पर आरोप लगाए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की भारत यात्रा और इस महीने भारत आने वाले हैं प्रधानमंत्री जॉनसन। कोविड के मद्देनजर यात्रा की अवधि घटाई गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे बोरिस जॉनसन। 26 अप्रैल को बोरिस जॉनसन के कई कार्यक्रम भी होने हैं। जनवरी में कोरोना की वजह से उनका भारत दौरा रद्द हुआ था, लेकिन एक बार फिर से भारत आ रहे हैं ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। इनकी अहम भारत यात्रा है। इस महीने भारत आने वाले हैं प्रधानमंत्री जॉनसन, लेकिन कोविड के मद्देनजर यात्रा की अवधि को घटा दिया गया है, यानी कम कर दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोरिस जॉनसन मिलेंगे। 26 अप्रैल को बोरिस जॉनसन के कई कार्यक्रम भी होंगे और जनवरी में कोरोना की वजह से ही उनका भारत दौरा रद्द हुआ था और एक बार फिर से जब भारत आ रहे हैं कोविड की वजह से ही इस अवधि को जरूर कम किया गया है, लेकिन उनका आना तय है। कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट। कोविड के 82% नए मामले सिर्फ 10 राज्यों में हैं। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल, इन राज्यों में रोजाना 82.04% तक के नए मामले सामने आ रहे हैं और देश में सिर्फ 24 घंटों में कोविड के 1,84,372 मामले सामने आए। इनमें 1027 की मौत हुई है। 86.98% मौतें 10 राज्यों में हुई हैं। तो कोविड के 82% नए मामले सिर्फ 10 राज्यों में सामने आए हैं। कोविड को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट है। महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, केरल इसमें शामिल है और इन राज्यों में रोजाना 82.04% तक के नए मामले सामने आ रहे हैं। देश में सिर्फ 24 घंटों में ही कोविड के 1,84,372 मामले सामने आए और इनमें 1027 की मौत हो चुकी है। 86.98% मौतें 10 राज्यों में हुई है। मध्य प्रदेश के गांव के लोगों ने दिखाई गजब की जागरूकता। दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कारण भारी चहल पहल है। क्षेत्र में लगातार सभाएं कर रहे थे भाजपा और कांग्रेस के नेता। हिनोटा कला गांव का कोविड की चेन तोड़ने का यह संकल्प है। 3500 लोगों का गांव है और स्थानीय स्तर पर स्वप्रेरित लॉकडाउन है। हिनोटा कला के लोगों ने सर्वसम्मति से लॉकडाउन किया है। मंगलवार को सुनसान दिख रहा था हिनोटा कला गांव। चुनाव प्रचार से भी दूर दिख रहे थे हिनोटा कला के लोग और इन्होंने खुद ही ऐसा लॉकडाउन लगाया है क्योंकि
किसी भी तरह से कोरोना की ये जंग जीती है ताकि इनके गांव में कोई भी पॉजिटिव व्यक्ति ना रह जाए। मध्य प्रदेश का ये गांव है जहां गजब की जागरूकता लोगों ने दिखाई है। दमोह विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के कारण ही भारी चहल पहल भी है, लेकिन क्षेत्र में लगातार सभाएं कर रहे थे भाजपा और कांग्रेस के नेता। इधर हिनोटा कला गांव का कोविड की चेन तोड़ने का संकल्प है। 3500 लोगों का ये गांव है। स्थानीय स्तर पर स्वप्रेरित लॉकडाउन यहाँ पर लोगों ने लगाया है। हिनोटा कला के लोगों ने सर्वसम्मति से ये लॉकडाउन किया है। मंगलवार को सुनसान दिख रहा था हिनोटा कला गांव। चुनाव प्रचार से भी दूर दिख रहे थे हिनोटा कला के लोग। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में 5वें चरण का मतदान हुआ है। मीडिया के रिपोर्टरों ने जलपाईगुड़ी का दौरा किया। उत्तरी बंगाल में चाय बागान का ये इलाका है जलपाईगुड़ी। 302 बड़े चाय बागान हैं, 60,000 से ज्यादा छोटे चाय बागान हैं। बागान से अलग चाय पत्ती के 182 कारखाने हैं। चाय उद्योग से जुड़ी है 10 लाख लोगों की आजीविका और इस समय चाय उद्योग का 50% कारोबार ठप है। गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचे हैं जलपाईगुड़ी के लाखों लोग। तो यहाँ पर ठप नजर आता है चाय का ये व्यापार। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में जहां 5वें चरण का मतदान है और मीडिया के रिपोर्टर्स ने जलपाईगुड़ी का इस दौरान दौरा किया। उत्तरी बंगाल में चाय बागान का इलाका जलपाईगुड़ी है। 302 बड़े चाय बागान है यहाँ पर, 60,000 से ज्यादा छोटे चाय बागान है और बागान से अलग चाय पत्ती के 182 कारखाने भी हैं। चाय उद्योग से जुड़ी है 10 लाख लोगों की आजीविका और इस समय चाय उद्योग का 50% कारोबार ठप पड़ा हुआ है। गरीबी की रेखा के नीचे पहुंचे जलपाईगुड़ी के लाखों लोग। प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबड़े का दावा है संस्कृत और राजकीय भाषा बनाने के पक्ष में थे अंबेडकर और इस संबंध में उन्होंने तैयार कर लिया था प्रस्ताव पेश किया या नहीं इसकी जानकारी नहीं है। महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का ये कार्यक्रम था। नए भवन के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे बोबड़े। उन्होंने कहा कि संबंध में उन्होंने तैयार कर लिया था प्रस्ताव, लेकिन प्रस्ताव पेश किया या नहीं इसे लेकर कोई जानकारी नहीं है। लेकिन संस्कृत को राजकीय भाषा बनाने के पक्ष में थे अंबेडकर। इस समय ई कॉमर्स कंपनियों के लिए लाख टके का सवाल है। किन चीजों को जरूरी मानती है महाराष्ट्र हरियाणा की सरकारें? दोनों राज्यों में कोविड के कारण अलग अलग दिशा निर्देश हैं। महाराष्ट्र में 1 मई तक सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई हुई है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सप्लाई की अनुमति है। कौन सी चीजें जरूरी है कौन सी नहीं पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। जरूरी चीजों की परिभाषा को लेकर कंपनियां भी यहां पर परेशान है कि आखिर जरूरी चीजों की श्रेणी में क्या आता है। दोनों राज्यों में कोविड के कारण अलग अलग दिशा निर्देश है। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारों की। महाराष्ट्र में 1 मई तक सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई होगी। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान सप्लाई की अनुमति है। कौन सी चीजें जरूरी है कौन सी नहीं है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। और जरूरी चीजों को परिभाषा को लेकर यहाँ पर जरूर लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इस समय ई कॉमर्स कंपनियों के लिए लाख टके का सवाल यही बन रहा है कि किन चीजों को जरूरी मानती है महाराष्ट्र और हरियाणा की सरकारें। दोनों राज्यों में कोविड के कारण ही अलग अलग दिशा निर्देश हैं। महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ 1 मई तक सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई होनी है। हरियाणा में नाइट कर्फ्यू के दौरान ही सप्लाई की अनुमति है, लेकिन कौन सी चीजें जरूरी है कौन सी नहीं है पूरी तरह स्पष्ट नहीं हो पाया है और जरूरी चीजों की परिभाषा को लेकर ही कंपनियां यहाँ पर परेशान है। दिल्ली से अदिति नागर की रिपोर्ट। नरेंद्र मोदी नटवर सिंह की मुलाकात खत्म हुई है। लगभग आधे घंटे ये मुलाकात चली है। प्रधानमंत्री के बुलावे पर ही ये मुलाकात हुई थी। मोदी ने पूछे हैं 90 वर्षीय नटवर सिंह की तबियत के हालचाल। कोरोना संकट पर भी मोदी ने अपनी चिंता जताई। कोरोना संकट पर चर्चा के दौरान नटवर सिंह ने चुटकी भी ली और कहा अभी ऊपर नहीं है जगह वहां है कोरोना की भीड़ और इसलिए मुझे कुछ दिन रहने दो इसी संसार में। देश और विदेश से जुड़े सभी मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक और गपशप के मूड में हुई, लेकिन बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा देश में इस समय नहीं है कोई सशक्त विपक्ष और ये भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है और इसके अलावा विदेश नीति से जुड़े कई मुद्दों पर भी अनौपचारिक चर्चा दोनों के बीच हुई है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर भी दोनों के बीच चर्चा हुई। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की प्रस्तावित वापस भी रहा ये बातचीत का मुद्दा, प्रस्तावित जो वापसी है। अलबत्ता राजस्थान की राजनीतिक हालात को लेकर दोनों में कोई चर्चा नहीं हुई। राजस्थान को लेकर कोई भी बातचीत नहीं हुई है, लेकिन कई अहम मुद्दों को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई। उनके हाल को स्वास्थ्य को लेकर भी बातचीत की नरेंद्र मोदी ने। तो नरेंद्र मोदी नटवर सिंह की मुलाकात हालांकि अब खत्म हो चुकी है। लगभग आधे घंटे दोनों के बीच में मुलाकात चली। प्रधानमंत्री के बुलावे पर ही ये मुलाकात हुई थी। मोदी ने 90 वर्षीय नटवर सिंह की तबियत के हालचाल भी पूछे। कोरोना संकट पर भी मोदी ने अपनी चिंता जताई है। इधर कोरोना संकट पर चर्चा के दौरान ही नटवर सिंह ने चुटकी ली और कहा कि अभी ऊपर नहीं है जगह वहां है कोरोना की भीड़, इसलिए मुझे कुछ दिन रहने दो इसी संसार में।
देश और विदेश से जुड़े सभी मुद्दों पर भी दोनों के बीच बातचीत हुई है और बातचीत बिल्कुल अनौपचारिक और गपशप के मोड में हुई है। लेकिन बातचीत के दौरान नरेंद्र मोदी ने बेहद महत्वपूर्ण टिप्पणी की और कहा, देश में इस समय नहीं है कोई सशक्त विपक्ष और ये भारत के लोकतंत्र के लिए कोई शुभ लक्षण नहीं है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा विदेश नीति से जुड़े कई मुद्दों पर अनौपचारिक चर्चा दोनों के बीच हुई है। अमेरिका, रूस, चीन, पाकिस्तान के साथ भारत के संबंधों पर भी चर्चा हुई। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौजों की प्रस्तावित वापसी पर भी बातचीत का ये मुद्दा रहा है, इस पर भी बातचीत हुई है। अलबत्ता राजस्थान के राजनीतिक हालात को लेकर दोनों के बीच में कोई चर्चा नहीं। और चलिए 6 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।